हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई चल रही होगी बहुत अच्छी वाली। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिख रहा है भैया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जो लास्ट वाला सेशन था उसमें इसका थियरी वाला पार्ट हमने डिटेल में कवर कर लिया था और आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में समझने की हम कोशिश करेंगे और आपको बहुत इत्मीनान से चीजें समझ में आएंगी। बस एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्विज मिलेगी। इस पे बेस्ड 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे उनको भी जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास समझ में आ गई, थियरी समझ में आ गई। एक बारी प्रैक्टिस कर लो और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन के साथ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ताकि वो भी नेक्स्ट सेशन में मैं आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, ताकि आगे से अगर कभी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हमारा आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है भैया पहला क्वेश्चन, जरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। अब आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे क्वेश्चंस और देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि साहब एबीसी और पीक्यूआर ये समरूप हैं यानी सिमिलर हैं। फिर कह रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 289 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 576 स्क्वायर सेंटीमीटर है। पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। देखो आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल आपको इसके समरूप दे रखा है जिसका नाम क्या है आपके पास? पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब ये कह रहा है कि जो पहले का एरिया है दैट इज 289 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो दूसरे का एरिया है यानी कि इसका एरिया ये है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं पी आर बराबर 12, तो एसी की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू आपसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो पूछ रहे हैं कि साहब ये वैल्यू कितनी होगी? देखो अगर याद करो, आपको हमारा सिमिलैरिटी का पहला वीडियो बहुत डिटेल में अगर ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है, एबीसी और पीक्यूआर आपस में सिमिलर हैं, तो मैं अभी रिकॉल कराने के लिए सारी प्रॉपर्टीज शुरुआत में लिखूंगा। तो अगर मैं कहूं कि साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो में अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अगर मैं अनुपात निकालूं तो ये अनुपात किसके बराबर होगा? तो साहब ये अनुपात बराबर होगा ए बी स्क्वायर और इसके करस्पॉन्डिंग साइड अगर यहां पर जैसा नाम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज पी क्यू स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा? दिस इज पी आर स्क्वायर। सिमिलरली तीसरी भुजा दिस इज बी सी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा? दिस इज क्यू आर स्क्वायर। ये हमारे पास बनेगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अब देखो आपको दोस्त क्षेत्रफल 289 और 576 दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे AC और PR चाहिए तो AC और PR, तो मैं इस वाले रिलेशन को लिखता हूं कि साहब AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? तो दोस्त ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? तो अंडर रूट के अंदर, अगर स्क्वायर ले रहे हो तो अंडर रूट की जरूरत नहीं है, मैं स्क्वायर हटा दूंगा बाद में। तो ये आ जाएगा, इसका एरिया कितना है? 289 और नीचे वाले का एरिया कितना है? 576। अब देखो दोस्त, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो दिस विल बी अंडर रूट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 17 और ये वैल्यू आ जाएगी 24। AC अपॉन PR बराबर किसके आ गया? 17/24। लेकिन आपको PR की रियल वैल्यू पता है। PR की रियल वैल्यू कितनी है? 12, यानी कि इस 24 का आधा है। तो फिर AC की रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका आधा आ जाएगा, यानी कि 8.5। कितना आ जाएगा? 8.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनेशन में एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी पूरी यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। आई होप ये आपको बात क्लियर होगी, किसी तरह का कोई डाउट इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, ताकि मैं अपने फर्दर सेशंस में आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहते हैं साहब?
एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डीई इज पैरेलल टू एसी। बीडी और एडी का रेशियो मुझे दे रखा है, कह रहे हैं ट्रायंगल बीईडी का एरिया क्वाड्रिलेटरल एसीईडी के एरिया से k% कम है, तो k का मान निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। और ये भैया आईसीएआर का पेपर पूछा गया, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, इवन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा करा भी रखा है। आईसीएआर के जो रिसेंटली मतलब पिछले 1-2 सालों में जो पेपर हुए हैं, भाई कभी भी लगे कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो इन पेपर्स को जाके सॉल्व करिएगा, क्योंकि इन पेपर का स्तर बेहद अच्छा था, काफी बेहतरीन पेपर्स थे। आप अगर इन पेपर्स को प्रॉपरली कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन अच्छी है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ट्राइंगल एबीडी है हमारे पास, तो सॉरी एबीसी, तो ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, हियर इट इज ट्राइंगल एबीसी, बहुत अच्छी बात है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डी और ई ए बी और बी सी पर स्थित हैं, डी और ई ए बी और बी सी पर स्थित हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ना नेमिंग को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर मिले, विजिबिलिटी थोड़ी सी आपको बेटर मिले। अब देख लो, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, तो अगर मैं इसको बी रख दूं तो ये हो जाएगा ए बी, ये आ जाएगा बी सी, तो अभी बेटर विजिबिलिटी मिल जाएगी। कह रहे हैं कि डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर स्थित हैं, तो यहां पर कोई पॉइंट डी है, यहां पर कोई पॉइंट ई है, तो डी और ई हमने बना लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि डीई पैरेलल टू एसी, तो मैं इसको मिला दे रहा हूं और कह रहा है कि साहब ये जो डीई रेखा है ये एसी के आपके क्या है, पैरेलल है। अब कह रहे हैं बीडी और एडी का अनुपात 2:5 है, बीडी और एडी का अनुपात, ध्यान देना यहां पर काम की बात क्या है, डाउट होता है, ये गलती हो जाती है, बीडी और एडी का अनुपात। तो देख लो बीडी कितना है, ये आपको कितना कह रहा है, दिस इज 2, एंड ये कितना है, एडी आपको कितना कह रहा है, 5, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल है। बीईडी का क्षेत्रफल यानी कि उस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल एसीईडी का एरिया से k% कम है, k का मान बताना है। अब देखो अभी जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन बताया कि भैया अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर का रेशियो जो होगा दैट विल बी द रेशियो, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो मुझे एक बात पता है कि साहब अगर DE इज पैरेलल टू AC, यानी कि ये ट्रायंगल ABD मैं लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल BAC के, ट्रायंगल BAC के ये क्या होगा, सिमिलर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये बात सिमिलर है तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर ट्रायंगल में एबीसी की बात करूं तो भुजा कितनी बन रही है, टोटल भुजा ये कितनी बन रही है, 5 2 7, तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूंगा तो पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा दिस इज 7 स्क्वायर विच इज 49, मतलब पूरे त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, 49। ऊपर वाले त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास, दिस इज 4। तो अगर अब मैं पूछूं कि ये चतुर्भुज ACED, ACED इसका एरिया कितना होगा, तो देखो दोस्त पूरे ट्रायंगल का एरिया है 49, ऊपर वाले छोटू ट्रायंगल का एरिया है 4, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 माइनस में 4, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 41, ये कितना आ जाएगा 41। अब ये कह रहा है कि BED का क्षेत्रफल यानी कि 4 ACED के क्षेत्रफल से k% कम है, ACED के क्षेत्रफल से k% कम है, तो अब k का मान क्या होगा। अब क्या आप लोग ये क्वेश्चन निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, अब तो कुछ नहीं बचा, सिंपल सी बात कह रहा है कि यदि BED का क्षेत्रफल यानी कि 4 चतुर्भुज ACED के क्षेत्रफल से k% कम है, ACED यहां पर एक मिस्टेक है, ये 49 था, 49 में से अगर 4 जाएगा तो ये 45 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 49 में से 4 जाएगा तो ये 45 आ जाएगा, बाई मिस्टेक 41 लिखा है। तो अब ये कह रहा है कि साहब ये 45 से जो 4 है वो k% कम है, तो भैया देखो 45 से 4 कितना कम है, 45 में से 4 घटाओगे 41 कम है, किसके रिस्पेक्ट में, 45 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 100, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर होमवर्क, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आएगी, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू है, तो दिस इज योर होमवर्क, आप कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है,
कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो घुमा फिरा के ना अब आप पाओगे कि इन्हीं सब प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जाएगा। एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये सारे क्वेश्चंस में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं साहब एबीसी में डीई इज पैरेलल टू एबी। बहुत अच्छी बात है भैया, ये रहा ट्राइंगल एबीसी, ये चला गया मैं कुछ इस तरीके से, हियर इट इज ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब ये कह रहा है डीई एबी के पैरेलल है। अब देख लो यहां पर भी एक तो है कि मैं एबी के ऐसे बनाऊं, या बेटर है कि थोड़ा सा नेमिंग को मैं चेंज कर दूं, थोड़ी सी बेटर विजिबिलिटी आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं साहब डीई एबी के पैरेलल है, तो ये ए लिख लो, ये बी लिख लो और ये सी लिख लो। अभी क्या हो जाएगा, अभी आपसे कह रहा है कि साहब डी इज पैरेलल टू एबी, डी और ई क्रमशः एसी और बीसी पर स्थित है। तो यहां पर कहीं पर डी स्थित है और यहां पर कहीं पर ई स्थित है। और अब आपको ये कह रहा है कि साहब ये वाली रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है सी और डी के बीच बिंदु एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ पैरेलल टू बी डी। थोड़ा सा लाइन को पतला करते हैं क्योंकि फिगर में मल्टीपल लाइंस है। क्या कह रहे हैं साहब, सी और डी के बीच में एफ पॉइंट है। मान लो कि यहां पर मैंने कहीं पर कोई पॉइंट क्या ले लिया है, एफ पॉइंट ले लिया है, और कह रहे हैं ऐसा है कि ई एफ और बी डी पैरेलल है। मतलब ई से मैंने इस एफ को मिला दिया कुछ इस तरीके से, और बी से मैंने कुछ डी को मिला दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये ऐसे हैं कुछ कि साहब ये पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों रेड लाइंस आपकी पैरेलल हैं। कह रहे हैं साहब एडी बराबर 15, मतलब ये भुजा आपसे कितनी कह रहा है कि एडी कितनी है, दिस इज 15। डीसी बराबर 10, ये टोटल कितनी है, ये आपके पास कितनी कह रहा है साहब 10। अब कह रहे हैं सी एफ की लंबाई बता दो, सी एफ कितना होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत दिखेंगे। लॉजिक क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक ट्राइंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स लेके पैरेलल लाइंस बनाए गए, कुछ और ट्राइंगल बनने होंगे, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि साहब कोई एक भुजा ऐसी जरूर मिलेगी जो उन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनका की पॉइंट्स क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि एक साइड आपको जरूर मिलेगी जो दोनों आकृतियों में क्या होगी, कॉमन होगी। आपको बस उसको फोकस करना है। समझाता हूं कैसे। तो कोई एक सिंपल सा लॉजिक तो जो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा वो ये आ रहा है साहब कि देख लो यहां पर मुझे पता है अगर डीई एबी के पैरेलल हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं सी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज डी ए, ये बराबर किसके आ जाएगा, सी ई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ई बी। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, सिंपल सी बात है, सी ई अपॉन ए बी और सी डी अपॉन डी ए, और ये बराबर किसके होगा, 10/15 विच इज 2/3। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। 10/15 विच इज 2/3, सिंपल है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ो। मैंने आपसे एक ही तरीका बताया कि जो भी दो आकृतियां बन रही है वहां पर या मल्टीपल ट्रायंगल्स बने, देखो कोई कॉमन साइड मिल रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फोकस करूं, मैं आपको अलग से हाईलाइट करके दिखाऊंगा, ट्रायंगल सी डी बी, कौन सा, मैं इसको ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आपको भी दिख रहा होगा क्लियर, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ट्रायंगल सी डी बी में क्या होने वाला है, बड़ा सिंपल है भैया, कि अब देख लो अगर मैं ट्रायंगल सी डी बी ले लूं, और तो ट्रायंगल सी डी बी में क्या आ जाएगा, सी ई अपॉन में ई बी। मैंने कहा था कॉमन ढूंढो, देखो सी ई अपॉन ई बी, सी ई अपॉन ई बी मिल गया। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि दोस्त ई एफ और डी बी भी पैरेलल है, आपको यहां पर दे रखा है कि ई एफ और डी बी पैरेलल है, इसका मतलब ये बराबर होगा सी एफ अपॉन एफ डी। ये किसके बराबर आ जाएगा, सी एफ अपॉन में एफ डी, यानी सी एफ ये रहा और एफ डी ये रहा, ये इसके बराबर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, सिमिलैरिटी ही लगाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ये बराबर है तो ये वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट 2/3, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, दिस इज नथिंग बट 2/3, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब देखो क्या करना है, अब बहुत सिंपल सी बात है यहां पर। अब आपको बस इतनी सी बात यहां पर ध्यान देनी है कि भैया देखो आपको CD की लेंथ पता है, CD कितनी है, CD इज इक्वल टू 10। तो अगर CD बराबर 10 है
तो CD का फॉर्मेशन किससे हुआ है? एक पार्ट है CF के बराबर, दूसरा पार्ट है FD के बराबर, जिसका मुझे अनुपात 2:3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, टोटल पार्ट आपके पास हो गया 10, और 10 को अगर मैं 2:3 यानी 5 भागों में बांटूंगा, जिसमें कि CF मुझे किसके बराबर मिल रहा है? 2 के बराबर, तो इनटू में मैं 2 कर दूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा प्रश्न था। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है, जैसा भी है आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल टेक योर डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने की पॉइंट आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले कि एक ट्रायंगल है या कोई भी आकृति, उसके अंदर कुछ पैरेलल फिगर्स और बना के कोई और ट्रायंगल बनाया गया, तो कॉमन साइड फाइंड आउट करो, वहां से रेशियो का कंपैरिजन करो, आपको आंसर ऐसे हर क्वेश्चंस का मिल जाएगा। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं साहब, जरा समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि साहब ABC में DE इज पैरेलल टू BC। अब मैंने इस तरीके से कुछ अपने पास एक फिगर बना लिया और आपसे कह रहा है कि साहब DE इज पैरेलल टू BC, तो मैं BC को कहाँ रखूंगा? नीचे, यहाँ पर A है, और आपसे कह रहा है कि साहब DE इज पैरेलल टू BC, तो दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज A। यहाँ तक बात क्लियर है? कह रहे हैं कि साहब AB अपॉन DB 9/5 है, AB अपॉन में DB। अब देखो इसमें एक मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी में ध्यान दे रहा हूं। आपसे कह रहा है AB का मतलब पूरी भुजा कितनी है? ये पूरी भुजा आपके पास कितनी है? 9 है, ठीक है। उसके बाद DB बराबर 5, ये वैल्यू आपसे कह रहा है 5, तो साहब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी थी? 9 थी। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है DE बराबर 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपसे कितनी कह रहा है? दिस इज 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि साहब BC की लंबाई बता दो। बेहद आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं कि भैया मुझे एक बात पता है, मैंने थेल्स थ्योरम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई, कि मैं लिख सकता हूं कि AD अपॉन में DB विच इज 4 अपॉन में DB ना लेकर पूरी ले लो, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो छोटू ट्रायंगल की साइड कितनी है? 4, और बड़े वाले ट्रायंगल ABC की साइड कितनी है? दैट इज 9। तो 4/9 ये बराबर आ जाएगा DE अपॉन में BC। तो DE की वैल्यू है 12, अपॉन में कितना आ जाएगा? BC। ये आपका 3 आ गया। अगर आप BC की वैल्यू देखोगे तो 9×27 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 27 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक अपने ध्यान रखने हैं। अगर ये 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आप समझ लो सिमिलैरिटी आपको क्लियर है। बस क्वेश्चन को देखने का नजरिया थोड़ा ध्यान से देना है, आप ऐसे हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, जरा देखते हैं डिटेल में। कह रहे हैं कि साहब यहां पर क्या कह रहे हैं, R और S XYZ की भुजाओं XY और XZ पर स्थित हैं। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है XYZ, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल है, और यहां पर कह रहे हैं XY और XZ। तो मान लो कि ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, ये पॉइंट Z है। अब ये कह रहे हैं R और S क्रमशः XYZ की भुजाओं XY और XZ पर स्थित है। XY और XZ पर, यहां पर कोई पॉइंट आपके पास R है, यहां पर कोई पॉइंट आपके पास S है, ये दोनों इस तरीके से स्थित हैं। साथ ही XR बराबर 15 सेंटीमीटर, ये आपसे कितना कह रहा है साहब? 15 सेंटीमीटर। XY बराबर 25 सेंटीमीटर, ध्यान देना X से लेकर Y तक की दूरी 25 दे रही है। अगर इतना पार्ट 15 है तो मैं RY को डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल है। आगे बढ़ो। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ से XS बराबर 12 सेंटीमीटर। XS यानी कि ये वैल्यू आपसे कितनी कह रहा है? 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि साहब XZ बराबर 20। देखो X से लेके Z 20 है, अगर ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। नाउ कह रहे हैं कि साहब RS की वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज द क्वेश्चन। बेहद आसान सा क्वेश्चन, लेकिन यहां पर शायद देखो यहां पर वेरिएबल के फॉर्म में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 3:2 दिख रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं डायरेक्ट देखो एक बार में क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है, तो देखो दोस्त ये पार्ट है 3, अगर मैं 15 और 10 का अनुपात निकालूंगा तो 3:2 आएगा, मतलब ये पार्ट 3 है, और जब ये 3 है तो ये टोटल कितना है 5 है। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? अगर ऊपर का पार्ट 3 है तो टोटल कितना है 5 है, इसका मतलब आर एस अगर 3 होगा तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बोलो अगर आर एस 3 है तो ये कितना आ जाएगा 5। अब अगर आप ऑप्शन देखो कि आर एस किसके बराबर है, तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 3/5 वाई जेड के बराबर है, वाई जेड के 3/5 के बराबर है। डाउट है अगर किसी को तो कैसे कर सकते हो, देख लो। अब 15 बराबर किसके है, तो आप लिख लो टोटल भुजा है 25। अब 25 में मैं किसका गुणा कर दूं कि 15 आ जाए, बस आप इतना सोच लो, और ये वेरिएबल आपके पास है। अगर आप 2/5 करोगे तो 10 बन रहा है, नहीं बनेगा। 3/5 अगर आप करके देख लो तो आपकी बात बन जाएगी, ये देख लो आपका बन गया 15, यानी कि ये वैल्यू बन रही है 3/5। तो कुल मिलाकर अगर मैं आर एस देखूंगा तो ये 3/5 वाई जेड के बराबर होगा। ये बेसिक आपका अर्थमेटिक का बात थी और कुछ इसमें था नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, आसान ही प्रश्न है। पूछे ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अलग अलग, देखो ये सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन और बेहद आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि पहले 3-4 क्वेश्चन और पिछली क्लास समझ में आए तो क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं आपके पास, बहुत आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ का एरिया क्रमशः एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ईएफ बराबर ए है, तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी। देखो एरिया की बात आई है तो मैंने क्या बताया कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो एरिया का जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं कि साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है अपने पास डीई एफ, ये किसके बराबर होगा, तो आप बहुत सिंपली कह सकते हो कि साहब ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। एक की भुजा है देखो एबीसी में, ये भुजा है बीसी, ये और यहां पर क्या है ईएफ, तो संगत भुजाएं ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीसी की भुजा इसको मैं लिख सकता हूं बीसी स्क्वायर और अपॉन में यहां पर ईएफ, ईएफ भुजा है और ईएफ क्या है ए, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा ए स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। अगर आपने ट्राइंगल सही तरीके से लिखे हैं, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को तो कर सकता हूं लेकिन मैं डायरेक्ट थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये आपके पास दे रखा है, दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल मैंने कुछ डिस्टॉर्टेड सा फिगर बना लिया कुछ इस तरीके से, दिस इज जी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, और मैंने कहा दोस्त ये थीटा है और ये अल्फा है। अब सही तरीका क्या है लिखने का, सही तरीका ये होता है कि बराबर एंगल पकड़ो, थीटा पे ए है, यहां पर थीटा पे डी है, तो आपने लिख लिया। अल्फा कहां पर है बी पर, यहां पर अल्फा कहां है ई पर। तीसरा पॉइंट एज इट इज लिख लो, ए बी सी डी ई एफ ये आपस में सिमिलर होंगे। अब अगर सही ऑर्डर में लिखा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो पहली दोनों भुजाएं ले, ए बी अपॉन में डीई, ए बी अपॉन में डीई ये बराबर होगा बीसी अपॉन में ईएफ, इस तरीके से बीसी अपॉन में ईएफ, और तीसरा एसी अपॉन में डीएफ बराबर आ जाएगा एसी अपॉन में डीएफ। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। बाकी मैंने आपको साइन रूल वाला जो तरीका बताया वो रामबाण तरीका है। क्या सही तरीका क्या है ऑर्डर में लिखने का, देखो दोस्त थीटा के सामने की साइड पकड़ लो बीसी आ गई, अपॉन में थीटा के सामने की साइड क्या है ईएफ, तो बीसी अपॉन में ईएफ, देखो आपको मिल रहा है सेम रेशियो, ये बराबर अल्फा के सामने की साइड देख लो कितनी है एसी, तो आपने लिख लिया अल्फा के सामने की साइड एसी है, यहां पर अल्फा के सामने की साइड डीएफ है, देख लो आपको एसी अपॉन डीएफ भी यहां पर मिल गया। तो इस तरीके से भी आप बराबर एंगल के सामने की भुजाओं का अनुपात लिखोगे तो आपको हमेशा मिलेगा करेक्ट वाला आंसर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो उस तरीके से हम यहां पर भी ये बात भी लिख सकते थे, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो एबीसी का एरिया अपने को कितना कह रहा है साहब, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में ये कह रहा है वाई स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा बीसी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर।
यहां से बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स अपॉन में वाई। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए एक्स अपॉन वाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ए एक्स अपॉन वाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको वेरिएबल यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ अच्छा सा फिगर दिख रहा है तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है हमारे पास ये क्वेश्चन, कह रहे हैं कि साहब दी गई आकृति में BC बराबर 9, मुझे दिख रहा है 9, बहुत अच्छी बात है। CE बराबर 15, C से लेकर E तक ये 15 है, बहुत अच्छी बात है। AC यानी कि ये टोटल भुजा 4x माइनस 1 दे रखी है और CD बराबर 5x प्लस 3 है। तो x की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर कितनी है। कैसे करेंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या लगाएंगे, जो साइन रूल वाला मेथड आपको बताया है। क्या बताया है, एंगल पकड़ो। देखो दो ट्राइंगल है यहाँ पर, कौन कौन सा, ABC। सबसे पहले तो कौन कौन, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरत तो नहीं है। ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के, तो देख लो कैसे पकड़ोगे। यहाँ पर तो एंगल मेंशन है भैया, ये 90 थीटा 90 माइनस थीटा 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो ABC सिमिलर है। अब देख लो सही तरीका लिखने का क्या है, A पे 90 माइनस थीटा, D पे 90 माइनस थीटा है तो मैंने D लिख लिया। B पर 90 है, यहाँ E पर 90 है तो मैंने E लिख लिया। और तीसरा आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, C कॉमन है तो ये इस तरीके से ये सिमिलर आ गया। अब देखो रेशियो पकड़ते हैं। मैंने कहा कि सीधा सिंपल लॉजिक है, जो एंगल बराबर है उसके सामने के साइड से आपका रेशियो लिखते जाओ, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं देखूं मेरे पास फिक्स वैल्यू क्या है, ये 15 मुझे पता है फिक्स, और यहां पर ये 9 पता है फिक्स। देख लो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल और पहले इसकी भुजा लिखता हूं, तो ABC में 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल के सामने की भुजा ये कितनी मुझे दिख रही है, 9 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया 9। और DEC में देख लो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है और इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली साइड है, विच इज 15 सेंटीमीटर। कांस्टेंट वैल्यू आ गई 9/15। ये बराबर आपको x की वैल्यू चाहिए, तो अब आप कौन सा एंगल लोगे जिसके सामने की भुजाएं ये वेरिएबल वाले फॉर्म में है। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या है भैया, अब जरा देखो। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले मैंने ABC लिया है, तो ABC में ये 90 के सामने की भुजा मुझे दिख रही है 4x माइनस 1, तो ये मैंने लिख लिया 90 के सामने वाली भुजा 4x माइनस 1। और जो DEC है उसमें 90 ये रहा, इसके सामने की भुजा कितनी है 5x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5x प्लस में 3। ये वैल्यू कितनी है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 15x प्लस में 9, ये बराबर आ जाएगा 20x माइनस में 5। अब देख लो भैया यहां से आपके पास 9 5 14 और ये 5x बराबर 20 में से 5 15 चला जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर आ जाएगा 14/5। डेसिमल में दे रखा है 28 पंचे 140 होता है, तो 2.8 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर देखें, वन थंब रूल, आप हमेशा फोकस करोगे एंगल पर। अगर एंगल बराबर मिल गया तो बस एंगल के सामने वाली साइड्स का रेशियो आपको लिखना है, खुद ब खुद आपको वो रिक्वायर्ड रेशियो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो आपको इस अकॉर्डिंगली आंसर करना है। आई होप इस प्रश्न में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बात पूरी तरीके से कैमरे के उस पार पहुंच गई होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं साहब जरा देखो। अब ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC में AC के पैरेलल PQ एक सीधी रेखा है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, आपसे कह रहा है AC के पैरेलल, तो मैं AC को जानबूझ के नीचे लिख रहा हूं। AC के पैरेलल PQ एक सीधी रेखा है, तो ये मैंने बना लिया P, ये मैंने बना लिया Q, और ये ABC यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, जो इस प्रकार है कि क्षेत्रफल ABC यानी कि पूरे का एरिया, रेशियो PBQ यानी कि ऊपर वाले का एरिया 3:1 है, यानी इस पूरे का एरिया आपसे कितना कह रहा है, 3 कह रहा है, और ये इतने पार्ट का एरिया कितना कह रहा है, 1 कह रहा है। ये एरिया का रेशियो है, साइड कोई नहीं है। ठीक है, ये एरिया का रेशियो जो मैंने लिखा होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि साहब CB रेशियो CQ किसके बराबर है, CB यानी ये पूरी भुजा अपॉन में CQ।
देखो आपको क्या पता है, अब डायरेक्ट करूंगा, ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल भी कराया था। तो क्या बताया था, अब देख लो, आपको पता है कि एरिया जो है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये बात मैंने बताई थी। तो अगर मुझे एरिया पता है और साइड निकालनी है तो क्या करोगे, रूट ले लोगे। मतलब अगर मैं इस भुजा की बात करूं बी क्यू, तो ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 विच इज 1, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं बीसी की बात करूं, यहां से लेकर इस पूरी भुजा की बात करूं, तो ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट नहीं, क्योंकि भैया एरिया भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर एरिया पता है तो भुजा निकालनी, तो क्या करोगे, रूट ले लोगे तो आ जाएगी। तो ये आ गए √3। तो अब देख लो, मुझे बी क्यू बराबर पता हो गई 1, बी सी बराबर पता है √3, तो क्यू सी किसके बराबर आ जाएगा, √3 - 1। क्यू सी किसके बराबर आ जाएगा, √3 - 1 के बराबर। क्वेश्चन खत्म है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा रहा हूं, क्यों, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, याद दिला रहा हूं कौन सा क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बीसी अगर बेस है और उसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो ये त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बट जाता है, तो भुजाओं का अनुपात पूछा था। तो वो तो फिर भी बेहतर क्वेश्चन था, ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो सीबी, सीबी की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे, √3 अपॉन में सी क्यू की वैल्यू कितनी दिख रही है, √3 - 1। ये रेशियो है जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो क्या करोगे, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करोगे। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर डिवाइड कर दिया। गुणा करोगे, देख लो ये कितना बन जाएगा। ऑप्शन जिस तरीके से दिख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, देख लो ये √3 एज इट इज लिख लो, अंडर √3 + 1 एज इट इज लिख लो, और अपॉन में देखो a - b, a + b यानी a² - b², √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 यानी कि 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3/2 और √3 + 1 अंडर ब्रैकेट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बार बार वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, बढ़िया है, कोई डाउट नहीं होगा। आता हूं जरा अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। कुछ अच्छा सा फिगर देखने को लग रहा है, जरा देखते हैं क्या है भैया हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन का फिगर। इसी फिगर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिए गए चित्र में BF इज पैरेलल टू CE, BF इज पैरेलल टू CE, क्लियरली दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया। AF रेशियो FE रेशियो ED 6:3:2 है। मतलब ये पार्ट आपसे 6 कह रहा है, ये पार्ट आपसे 3 कह रहा है, और ED का मतलब ये पार्ट आपसे 2 कह रहा है। यहां तक भी बात क्लियर है। अब कह रहे हैं साहब CE बराबर 6 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज 6 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर है। EF बराबर 12 सेंटीमीटर, E से लेकर F, अब देखो एक रियल वैल्यू दे रखी है, EF बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि 4 गुना, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तभी तो EF बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। CD बराबर 10 सेंटीमीटर यानी दिस वैल्यू इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं साहब AB का मान बता दो। अब देखो बड़ी मजेदार बात इसमें समझ में आ रही है कि AB की वैल्यू पूछी गई है, सिमिलैरिटी जैसी कोई बात यहाँ पे बन नहीं रही है। तो पहले क्वेश्चन की जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। देखो मेरे प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे AB की वैल्यू पूछी गई है, और मैं प्रथम दृष्टया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि AB यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी से बात बनने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं मैं उनको फाइंड आउट करूंगा, और फिर देखेंगे बात कहीं ना कहीं बनेगी, नहीं तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अभी देखो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं भाई, ये 3 यूनिट बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे EF बराबर 12 सेंटीमीटर एग्जैक्टली दे रखा है। तो ये 6 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, इनटू में 4 कर दो, 24 सेंटीमीटर। मतलब अपने को AF की वैल्यू पता चल गई। ये 2 इंटू में 4 आ जाएगा, यानी ये कितनी आ जाएगी, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ED आ गए। तो ये 3 वैल्यू तो अपने को पता चल गई है, कोई डाउट इसमें नहीं है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो दोस्त, जो मुझे पता है मैं उस इंफॉर्मेशन पे कम से कम जो मैं निकाल सकता हूं वो निकालता हूं। तो देखो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल FBD पकड़ा, मैं इसको ये जो रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से देखिए, ये रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। और अगर मैं इस वाले पार्ट को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि साहब BF और CE तो आपस में पैरेलल है, मुझे यहां पे दे रखा है। इसका मतलब अगर ये 8 है, ये 12 है, ये टोटल भुजा मुझे कितनी दिख रही है, 12 8 20 दिख रही है, ठीक है।
यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख दे रहा हूं अलग से। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं DE अपॉन में DF या फिर EF, कुछ भी लिख लूं, EF ये बराबर आ जाएगा DC और अपॉन में CB। बोलो हाँ या ना, DC अपॉन में CB लिख सकता हूं क्योंकि पैरेलल लाइन है, थेल्स थ्योरम पढ़ा चुका हूं। और देखो दोस्त, DE अपॉन में EF अपने को पता है, ये कितना है 8 और EF कितना है 12, तो ये बराबर आ जाएगा 8/12 विच इज 2/3। इसका मतलब DC अपॉन CB भी 2/3 के बराबर है। जरा ध्यान से देखना क्या आएगा कि DC अपॉन में CB भी 2/3 के बराबर है। लेकिन दोस्त DC की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 बराबर किसके है, अगर ये 2 बराबर 10 के है तो 3 बराबर किसके आ जाएगा, 15 के आ जाएगा। यानी CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। तो CB अपने पास कितना आ गया, दिस इज 15 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को तो AB फाइंड आउट करना है, और AB अभी भी मुझे कोई आइडिया यहां से नहीं लग रहा कि साहब AB कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक देखो कॉमन सेंस क्या कह रहा है, मेरे चारों ऑप्शन रूट में है। मेरे चारों ऑप्शन किस में है, रूट में। इसका मतलब तय बात है कि AB जब भी मैं निकाल रहा हूँ कहीं ना कहीं बाकी हुई बची हुई वैल्यू का मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर रूट त्रिभुज में बन रहा है तो स्क्वायर वाले रिलेशन कहाँ कहाँ है, एक तो पाइथागोरस है, वहीं पर बनती है बात। जरा भुजाओं के माप पूरी पूरी देखो ध्यान से तो आपको आइडिया लगेगा, मैं इसको गलत अलग से लिख रहा हूं। तो देखो ये 15 ये 10, तो ये BD कितनी हो गई, 15 10 25। ये मुझे कितनी दिख रही है, 25। ये आपके पास, अब देख लो यहीं से एक और बात आ जाएगी, ये टोटल DE कितनी दिख रही है, तो आपने पहले ही लिख रखा है DE कितनी है, 20 आ चुकी है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं BF को देखूं तो आपको एक बात पता होगी, अगर नहीं पता है तो ध्यान से पहले दिखवा दे रहा हूं फिर लिखता हूं। क्या है जरा बात, कि अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल BFD में, ट्रायंगल BFD में सिमिलैरिटी जब मैं लगाऊंगा, जो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ED यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा अपॉन में आपके पास FD, ये बराबर किसके होगा, DC अपॉन में DB के, और ये बराबर किसके होगा, EC अपॉन में FB के। तो यहां से मुझे FB की भी वैल्यू पता चल जाएगी। और देख लो ED अपॉन FD मुझे पता है, ED की वैल्यू किसके बराबर है, ED की वैल्यू बराबर है भैया 8 के। मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं। और FD की वैल्यू कितनी है, तो F से लेके D की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो ये आ गया 8/20 यानी कि 2/5 ये आ गया। इसका मतलब EC अपॉन FB, EC अपॉन FB भी ये बराबर किसके है, 2/5 के। 2 बराबर अगर 6 के है तो 5 बराबर किसके आ जाएगा, 15 के आ जाएगा। यानी ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 15 आ गई। अब अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, मैं अलग से फिगर बना के भी दिखा दे रहा हूं। जो रेड वाला पार्ट था वो कुछ ऐसा बन रहा है। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास B, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास F, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है D। ये टोटल जो BD है, ये BD आ गई है 25, ठीक है। जो BF है ये कितनी आ गई है, 15, और जो FD है वो कितनी है, 20। और आपको पता है 15 20 और 25 क्या है, ट्रिपलेट है। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 यानी 625 विच इज 25 का स्क्वायर। और अगर ये ट्रिपलेट है यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल ABF कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनना, ट्रायंगल ABF कैसा है, अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ट्रायंगल ABF आपका, मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं ग्रीन कलर से, कि जो ये वाला ट्रायंगल है दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अपने को पता है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों, अब देख लो ये 90 के सामने यानी कर्ण मुझे निकालना है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साहब AB स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा किसके, BF स्क्वायर के, और प्लस में क्या आ जाएगा, AF स्क्वायर के। क्वेश्चन खत्म है। BF स्क्वायर का मतलब 225, AF स्क्वायर का मतलब देखो AF कितनी आई थी, 24, 24 का स्क्वायर 576, और ये रूट लगा लो, ये बराबर आ जाएगा AB के। तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 11, लास्ट में एक आएगा, दो ऑप्शन है, कैलकुलेट कर लो।
6 5 11 का 1 कैरी ऑन 1 2 1 3 7 3 10 का 0 कैरी ऑन 1 2 1 3 5 3 8 अंडर रूट के अंदर 801 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा का मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना है। आपकी नजर अगर यहाँ पे हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी। तो क्वेश्चन अच्छा था, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अदरवाइज एक आसान बट अच्छा क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट 801। मुझे ये लॉजिक कहाँ से मिला कि मुझे पाइथागोरस के लिए जाना है? पहली बात तो अगर मैं मेजरमेंट निकालता तो पता चल जाता, लेकिन रूट देखते ही समझ में आ गया बात की बात तो अंडर रूट में गई है, और वहां से क्लियर लॉजिक पता चला कि भाई भुजाओं में कैसा रिलेशन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका? अंडर रूट 801। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी बड़ा सा दिख रहा है, देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। कह रहे कि साहब एक न्यून कोण त्रिभुज ट्राइंगल PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु S है। तो जरा यहां पे बनाता हूं मैं। आप ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से PQR। ठीक है, जनरली एक आदत है कि फिगर में मैं देखना चाहता हूं सीधा फिगर, इस वजह से मैं हमेशा नेमिंग रखते टाइम थोड़ा सा ध्यान देता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। मुझे कह रहा है कि PQ पर एक बिंदु S है, तो मैं PQ को नीचे लिखूंगा। ये रहा P, ये रहा Q, और ये कोई पॉइंट मैंने यहां पर S मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिंदु P पर रेखा SR के समांतर रेखा खींची जाती है। PQR था, ठीक है, SR के समांतर, मतलब ये अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, यहां से R से S को मिला दूं, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि P पर SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो भुजा QR को आगे बढ़ाने पर T पर मिलती है। QR को आगे बढ़ाने पर, अब देखो क्या हुआ, अगर मैं इस QR को आगे बढ़ा दूं तो ये कुछ ऐसे जा रही होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसे जा रही होगी फिगर। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करके प्रॉपर फिगर बनाता हूं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, ऐसे ये जाएगी, और कह रहा है P पर SR के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है। तो P पर अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, थोड़ा सा फिगर मेरा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझो, गणित तो समझ ही आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ। ये इस तरीके से मिल रही है, और जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं दिस पॉइंट इज T। ये जो पॉइंट है वो क्या है? T है। फिगर बनाने में सबसे ज्यादा डाउट आता है, एक एक पॉइंट पढ़ो, आराम से समझ लो, फिगर आपका बन जाएगा। ठीक है, बाद में हम फिगर सही कर लेंगे, अभी समझ में आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? बिंदु Q पर SR के पैरेलल। अब देखो Q पॉइंट पर इसी अगेन SR के पैरेलल एक लाइन खींचनी है PR। ठीक है, PR खींची जाती है जो रेखा को आगे बढ़ाने पर U पर मिल रही है। अब Q पर एक लाइन खींची जा रही है जो इसको बढ़ाने पर कहीं इसी पॉइंट पर मिलती है। मान लो इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, और इसके पैरेलल अगर मैं लाइन यहां पर खींचूंगा तो वो कुछ ऐसे आपकी जाकर मिलेगी, ये ऐसे जाके मिल जाएगा। और कहां पर मिल रही है? तो ये U पॉइंट पर मिल रहा है, ये पॉइंट आपका U मिल रहा है। कह रहे हैं साहब PT बराबर A, ये कितना है? A आपसे कह रहा है। QUU बराबर ये कितना कह रहा है? B के कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है साहब SR की लंबाई बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी टेक्निकलिटी क्या थी? फिगर बनाना, क्योंकि 40% बच्चे यहां पर फिगर बनाने में प्रॉब्लम करेंगे। तो सिंपल सा फिगर था, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इस कंडीशन को डिटेल में मैं आपको समझाता हूं अलग से, एक बार में समझ जाओगे, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये फिगर क्या था? फिगर कुछ ऐसा था। ये ऐसा ही कुछ फिगर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूं। देखो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इस पॉइंट को मैंने D कह लिया, इसको E कह लिया, इसको मैंने F कह लिया। ठीक है, अब मैं इसको एक अलग नोटेशन से समझा रहा हूं। दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। ठीक है, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका वो है, बस मैंने नोटेशन यहां पर क्या कर दिए हैं? बदल दिए हैं। अब देखो दोस्त, यहां पर दो कंडीशन बन रही है। कौन कौन सी कंडीशन? तो आपको एक एक कंडीशन बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। पहले केस में मैंने ट्राइंगल ABC लिया,
तो मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं, देखो आपको येलो कलर से एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABC, ठीक है। और इसमें एक केस क्या ले लिया, दैट इज EF, यहां से ये वाला पार्ट। तो अब मैं लिख रहा हूं जरा, मैंने एक तरफ लिया, देखो आपको पता है क्वेश्चन में कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे यहां पर भी ये बात गिवन है, मैं अलग से लिख भी दे रहा हूं कि साहब यहां पर पता है मुझे कि AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू DC, ये बात मुझे यहां पर पता है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। अब अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर ट्राइंगल CEF, ट्राइंगल CEF ये सिमिलर है ट्राइंगल CAB के, बोलो हाँ या ना, ट्राइंगल CAB के, यानी CEF और CAB ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं, कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर क्या होगी बात, बात बड़ी सिंपल है कि साहब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं लिख सकता हूं Z, यानी कि ये वाली भुजा, इसके संगत ये AB विच इज X, ये बराबर आ जाएगा, अगर मैं इसको ले लूं तो ये आ जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा है CF और बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा है CB, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, सिंपल सा मैंने सिमिलैरिटी लगाई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जरा इस कंडीशन को थोड़ा पलट के लिखता हूं। अब मैंने ट्रायंगल को ये वाला लिया, आपको ब्लू कलर से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, और इसके संगत जो दूसरा ट्रायंगल मैं लूंगा, कलर को चेंज कर ले रहा हूं, मान लो कि ये कलर, और इसके संगत मैं ये वाला एक ट्रायंगल लूंगा, तो मैं ट्रायंगल की नेमिंग कर दे रहा हूं, क्या है दूसरा ट्रायंगल, मैंने लिया इस बार ट्रायंगल BEF, ट्रायंगल BEF, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल BDC के, ट्रायंगल BDC के। क्यों है सिमिलर भैया, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, अगर ये और ये समांतर हैं तो ये संगत कोण बराबर हैं, ये संगत कोण बराबर हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात समझ आती है आपको। अब देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, Z अपॉन में Y, तो मैंने लिखा Z अपॉन में Y, ये बराबर किसकी हो जाएगा, फिर बेस ले लो, तो ये आ जाएगा BF, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल भुजा विच इज BC या CB, मैं लिख सकता, मैं CB इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि BC CB एक ही चीज है, नोटेशन सेम रहे, तो मैंने इसको लिख लिया CB, कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं क्या करता हूं, दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मैं लिखूंगा Z अपॉन में X प्लस में Z अपॉन में Y, ये बराबर आ जाएगा BF अपॉन में CB और प्लस में CF अपॉन में CB। अब जरा ऐड करता हूं, देखो BF प्लस CF, जरा फिगर देखो, BF प्लस में CF, BF ये रहा और CF ये रहा, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, दिस इज BC, या फिर मैं इसको CB लिख रहा हूं, दोनों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का योगफल CB के बराबर आ जाएगा, और CB अपॉन में किसके आ जाएगा, CB, वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और इसको जरा ध्यान से देखोगे तो Z कॉमन आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई, ये बराबर आ जाएगा 1 के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई बराबर किसके आ जाएगा, 1 अपॉन जेड के बराबर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड के। यहां तक बात क्लियर है। अब याद कैसे रखना है, तो देख लो जो बीच वाली लाइन है वो बराबर होगी, 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये बात क्लियर है। अब आता हूं जरा मैं अपने क्वेश्चन पे, अगर आप यहां पर देखोगे तो मुझे क्या देख रहा है, पीटी बराबर ए, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन में ए प्लस में क्यू यू बराबर बी, तो 1 अपॉन में बी, ये बराबर आ जाएगा आर एस की लंबाई, एस आर पूछा गया ना, तो 1 अपॉन में एस आर के। अभी जस्ट प्रूफ किया, सेम बात को मैंने यहां पर लिख दिया है, कोई डाउट नहीं। अब देख लो ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, b प्लस ए अपॉन में ए बी बराबर 1 अपॉन में एस आर, या फिर
एस आर बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। पूरा मैंने डिटेल में यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। आई होप कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बेसिक सिमिलैरिटी लगाकर हमने इस बात को प्रूव किया है। आई होप क्वेश्चन एकदम लाउड एंड क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं जरा देखो। अब आपसे कहा जा रहा है साहब ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, ठीक है। एम और एन क्रमशः बी डी और ई सी पर स्थित है। बिना फिगर बनाए बात नहीं बनेगी, तो पहले फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, कुछ इस तरीके से अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी। मैं हमेशा फिगर को सीधा देखना चाहता हूं, मैंने बार बार कहा। तो डी और ई ए बी और ए सी पर स्थित है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो आपसे कह रहा है डी और ई, तो मान लो कि ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। आपसे कह रहा है ए बी और ए सी पर डी स्थित है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है एम और एन क्रमशः बी डी और ई सी पर स्थित है। अब देख लो बी डी और ई सी पर, मान लो कि ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। यही तो कह रहे हैं ना कि एम और एन क्रमशः किस पर? बीडी और ईसी पर स्थित हैं। तो बीडी ये रहा, ईसी ये रहा, इस पर कहीं पर स्थित है। अब आपसे कह रहा है कि साहब डीई इज पैरेलल टू एमएन इज पैरेलल टू बीसी। इसको मिला दो, डीई ये पैरेलल है एमएन के और ये पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये जो तीनों लाइंस आपस में दिख रही हैं, ये तीन की तीनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर भुजाएं हैं। क्लियर? तो ये समांतर हो गई। अब आपसे कह रहा है कि दिस इज 3:2। अब जरा यहां पे देख लो एडी रेशियो डीएम, एडी रेशियो डीएम ये कह रहा है कि साहब 3 है और डीएम कितना है? 2 है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है डीएम रेशियो एमबी, डीएम आपसे कितना कह रहा है साहब? ये कह रहा है कि ये 6 है और एमबी कितना कह रहा है? 7 है। बेसिक रेशियो लगा सकते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं कि देखो आपके पास यहां पर डीएम कॉमन है और डीएम कॉमन है, लेकिन दो वैल्यू दिख रही हैं। एक तरफ 2 दिख रहा है, एक तरफ 6 दिख रहा है। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बराबर करते हैं। अब एक तरफ डीएम की वैल्यू मुझे 2 दिख रही है, एक तरफ 6 दिख रही है, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करोगे? इसमें 3 का गुणा करोगे। अगर यहां पर 3 का गुणा तो यहां पर भी 3 का गुणा। अब ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, बात सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक बात क्लियर? अब ये कह रहे हैं साहब कि चतुर्भुज डीईएनएम का क्षेत्रफल, डीईएनएम जो बीच वाला क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, ये 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एमएनसीबी का एरिया कितना होगा? एमएनसीबी का एरिया चलो निकालते हैं। देखो तीनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? तीनों ट्रायंगल मुझे पता है आपस में समरूप होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल तीनों में बराबर है, संगत कोण। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए, संगत कोण। तो ये सब कुछ प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने पढ़ रखा है कि अगर त्रिभुज आपस में समरूप है तो एरिया क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर मैं पहले का एरिया देखूं, इसका एरिया तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 81 आ जाएगा। अगर मैं ए एम एन का क्षेत्रफल यहां से लेकर यहां तक का एरिया देखूं तो ये आ जाएगा। देखो दोस्त, ये 9 है और ये कितना है? 6। तो टोटल ये ए एम कितना बन रहा है? ए एम बन रहा है अपने पास 15। तो ये स्क्वायर कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 225। यानी ए एम एन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 225। और अब बचा एबीसी। तो एबीसी यानी कि ये टोटल भुजा कितनी बन रही है? तो 7 6 13 9 22। ये टोटल भुजा कितनी है? 22। और अगर टोटल भुजा 22 है तो ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 22 का स्क्वायर, यानी कि 484। कितना आ जाएगा? 484। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन खत्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बचा। ऊपर का एरिया तो 81 है, टोटल एरिया यहां तक का 225 है। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड आउट करना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 225 माइनस में 81। ये आ जाएगा इस क्वाड्रिलैटरल MNED का क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना? MNED का क्षेत्रफल 225 माइनस 81। और अगर ये क्वाड्रिलैटरल BCNM का एरिया निकालना है, इस वाले क्वाड्रिलैटरल का अलग से कर रहा हूं मैं इसको, इस वाले क्वाड्रिलैटरल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? टोटल है 484 और उसमें से ये घटाना है इतना, विच इज 225। तो ये मैं ये घटा दूंगा, इसी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? देखो आपको एक वैल्यू दे रखी है डीईएनएम। डीईएनएम का एरिया 432 है। 225 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में 1 गया 4,
22 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 14। तो 144 यूनिट आ रहा है, लेकिन इसकी रियल वैल्यू किसके बराबर है, 432 के। कितना गुना दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है ये कितना, 3 गुना। कैसे, 100 का 3 गुना 344 का 3 गुना 132, तो 432। ये वैल्यू 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 3 के। ठीक है, तो आपका आंसर तो 3 से कटेगा, खैर मल्टीपल ऑप्शन है तो छोड़ो। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है MNCB का, तो MNCB यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितनी आ जाएगी, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, आपके पास 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 3, 3 में से 2 गया, 159 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। इनटू में आप कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, इनटू में कितना कर दीजिए आप 3 कर, 159 नहीं होगा, ज्यादा आ रहा है, 259 आ रहा है, देख लो। 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 में 2 गया 5, 4 में 2 गया 2, हाँ ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी बन रही है, 9 त्रिक 27 का 7, यही आंसर है, यूनिट डिजिट से बात बन गई। चेक कर लो, 3 9 27 का 7 कैरी ऑन 2, 3 5 15 तो 17 का 7 कैरी ऑन 1, 3 2 6 1 7, 777, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, अब इस फिगर के जितने पार्ट निकालते जाओ, टोटल में से घटाते जाओ, बस यही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। ये लॉजिक आगे चल के हम मेंसुरेशन में कोन वाले कोन कटिंग के केसेस में भी यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं किया, मुझे बस पार्ट पता है, ये 81 है, टोटल 225 है, तो बचा पार्ट कितना आ जाएगा, 225 माइनस 81। टोटल 484 है, यहां तक का 225 है, तो बचेगा कितना, 484 माइनस 225। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं क्या है भैया अगला। तो इसके साथ हो गया भैया धन्यवाद। आई होप सेशन में मजा आया होगा, पहली बात। दूसरा, कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आप हम तक रीच आउट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। इसकी क्विज आपको जरूर से सॉल्व करनी है, मस्ट है आपके लिए, क्योंकि तभी आपको ज्यादा बेहतर लेवल पे क्लैरिटी आएगी। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कमिंग संडे को, और डिटेल में करेंगे। और धीरे धीरे मतलब उसके अगले वीक से हम वीक में ऐसे 3 वीडियोस लेके आएंगे, ताकि और बेहतर तरीके से आपके कंसेप्ट्स को कवर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी संडे को। और भैया पढ़ते रहो और सिलेक्शन लो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है तो फिर आप जाके जरूर मुझसे मतलब आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। और एक हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे एक बूझो तो जाने करके एक क्वेश्चन आता है मैथ्स का, बहुत टाइम से चले वो सीरीज। आपको अगले 2-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के मिलेंगे और इस टॉपिक के मिलेंगे, बूझो तो जाने पे जाकर उनका आंसर दीजिएगा कमेंट में। देखते हैं किसका कमेंट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।